हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। तो इसके पहले हम लोग ने इनऑर्गेनिक का कई पार्ट पढ़े हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल और उसका डेफिनेशन और पूरा डिटेल में पढ़े हैं। और इसके बाद पढ़े थे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल पार्ट, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। पहले इसका हम लोग बेसिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे। उसके बाद इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब फिर सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिक ये केवल कहने को है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज़रूरी है बेस पहले मजबूत रहना चाहिए। अगर बेसिक ही नहीं आएगा तो उसमें आने वाले जो छोटे छोटे पॉइंट पीजीटी वगैरह में पूछ ले जाते हैं तो वो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें बेस मजबूत करना रहता है। ये केवल बेसिक है, बट ये इसमें जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे, ये सब आर्डर जब निकालेंगे उसमें सब काम आने वाला है। जैसे कि अभी उसमें रहता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का एंड किसी भी कैटालिस्ट का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब पहले ये पढ़ लेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड ये सब ऑर्डर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, केमिकल काइनेटिक का इंट्रोडक्शन। तो इसमें है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में एक ऐसा ब्रांच है जिसे किसी रिएक्शन के रेट को, मतलब रिएक्शन के रेट को डील करता, मतलब बताता है, उसे हम केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया का दर। किसी भी रिएक्शन को जब हम करवाते हैं तो उस रिएक्शन में कितने टाइम लग रहे हैं, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, उसको बताता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब इसमें केमिकल काइनेटिक में जो क्या क्या आता है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। जैसे कि इसमें पहला है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। केमिकल काइनेटिक में जो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उस रिएक्शन का रेट क्या है एंड रेट लॉ क्या है, ये इसको पढ़ेंगे। इससे प्रभावित होता है क्या, केमिकल काइनेटिक में देखते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को। और क्या रहता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस किस चीज़ से, तो कंसंट्रेशन का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का एंड कैटालिस्ट का। इसका हम डिटेल में फिर आगे भी पढ़ेंगे। अभी इतना ही जानिए कि मतलब जब कोई रिएक्शन करवाते हैं, जैसे अभी वाटर ही ले लें तो वाटर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके वाटर बनता है H2O। तो जो इस रिएक्शन में होने में क्या टाइम लग रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी के रेट को बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। एंड अगर कोई भी ऐसा भी रिएक्शन आता है जो रिएक्शन स्लो होता है तो उसको हम अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन जैसे होता है उससे थोड़ा और फास्ट होने लगता है। उस पर इससे ही प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है एंड कंसंट्रेशन का भी प्रभाव पड़ता है। थर्ड पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन करवाते हैं उसका जो मैकेनिज्म होता है उसे भी हम जानते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक में। सो नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे देखें हम लोग पॉइंट वाइज, अब इसको डिटेल में देख लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का दर। तो इसमें क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ ए रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। मतलब किसी एक यूनिट टाइम पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के किसी के कंसंट्रेशन को, किसी भी एक कंसंट्रेशन को अगर चेंजिंग आ रही है उसे क्या डिफाइंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। जो चेंजिंग आती है उसके हम रेट ऑफ रिएक्शन द्वारा डिफाइन करते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल ले लिए हैं इसका,
PCl5 का। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 टू गिव PCl3 एंड Cl2। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, जैसे अभी वाटर का बोले कि वाटर का रिएक्शन होता है, 2 मोल H एंड 1 मोल O2 लेके वाटर बनता है। यहाँ पे वैसे देखिए PCl5 कैसे बनता है, मतलब PCl5 को यदि हम डिसोसिएट करें, मतलब उसको तोड़ेंगे रिएक्शन करवा के, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे उसको देखेंगे। तो मतलब अगर इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें बनता है हमारा PCl3 एंड Cl2। अब इसी के रिएक्शन में जैसे काफ़ी रिएक्शन ऐसे हैं जो थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, तो उसी को ये सब इसमें दिखाता है हमारे केमिकल काइनेटिक्स में। आगे देखेंगे क्या है, जैसे कि अगर हमें रेट निकालना हुआ तब क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये होता है हमारा दोनों का निकालते हैं, चाहे प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, उसको निकालेंगे कैसे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने आर ही लिखा है। तो ये क्या होता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम टेकन। मतलब जब स्टार्ट करते हैं तो वो जब कुछ कोई वर्क हुआ नहीं रहता, कोई रिएक्शन का स्टार्टिंग हुआ ही नहीं, यहाँ पे इसको नहीं फॉर्म कर रहे, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट होता है, इधर हमारा प्रोडक्ट होता है, जो इसे हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। तो जब स्टार्ट ही नहीं किए रहते हैं तो वहाँ पे T=0 एंड जितना भी अमाउंट रहेगा वो आपका अमाउंट, जैसे PCl5 है तो PCl5 ही रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा टाइम टेकन, जैसे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो टाइम भी धीरे धीरे बीतता है और रिएक्शन भी फॉर्म होता है धीरे धीरे, इधर से कम होने लगता है। मतलब अगर ये हो इधर जा रहा है, कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो इधर से इधर जाएगा, तो जितना जितना इधर जाएगा इधर तो बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, और इधर से इसी में से तो जा रहा है तो यहाँ पे कम होता जाएगा। इधर से हल्का हल्का इधर आएगा तो यहाँ पे मतलब ये कह रहा है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, मतलब ये डिक्रीज करेगा थोड़ा थोड़ा। क्यों, क्योंकि ये जब ये प्रोडक्ट में फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट की तरफ ये बढ़ने लगता है थोड़ा थोड़ा करके, और इसी में से तो जा रहा है तो ये घटने लगता है, ये चीज़ कह रहा है। जब टाइम बीतता है तो जो PCl5 प्रोडक्ट रहता है इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। उसी टाइप यदि हम प्रोडक्ट का निकालेंगे तब क्या होगा, तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 अपॉन टेकन टाइम। इसका निकालेंगे तब क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि मतलब ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ से जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो थोड़ा थोड़ा करके इधर आने लगता है, तो आता रहेगा। इधर से एक टाइम ऐसा आता है कि सारा रिएक्टेंट जो होता है वो पूरा पूरा प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। तो प्रोडक्ट में जो पूरा पूरा फॉर्म हो जाता है इसका मतलब यही, तो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके इधर इंक्रीज होता है। अगर प्रोडक्ट का निकालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पे हमने लिया है PCl3 एंड Cl2, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो वही हम लिखेंगे। और यहाँ पे अगर इसका निकालेंगे तो लिखेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द PCl5 एंड अपॉन टेकन टाइम। तो इसी का जो हम माइनस में करते हैं, डिक्रीज का साइन यही करता है। जब अभी रिएक्शन आगे निकालेंगे देखेंगे तो इधर जो रहता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो निगेटिव में रहता है, इधर का रहता है तो पॉजिटिव रहता है। इसी वजह से रहता है क्योंकि ये डिक्रीज होता है, इस वजह से हम निगेटिव लगाते हैं, और ये इंक्रीज होता है इसी वजह से हम इसको पॉजिटिव लगाते हैं। अब देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उस पर क्या एक्सप्रेशन पड़ता है इसको देखेंगे। सिंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ए रिएक्शन, मतलब जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, सेम वही बोल रहा है, जब कोई रिएक्शन हम करते हैं स्टार्ट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया की दर जो होती है वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसके बाद क्या है, देयर फोर टू स्टेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये रिएक्शन होता है एक किसी पार्टिकुलर टाइम पे धीरे धीरे करके। फिर क्या है, ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt may be taken during which the rate of reaction may be
एज्यूम टू द ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब कि ये क्या कह रहा है, ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, तो जो उसका उसके एक स्मॉल मतलब एक छोटा सा अगर टाइम लेंगे उसको लिखना, टेकन मतलब लेंगे या फिर जब लिखते हैं हम तो वहाँ पे डी टी लिखते हैं। ये डी हमारा रिप्रेजेंट करता है कि टाइम जो है ये बहुत छोटा यूनिट लिया गया है, छोटी टाइम लिया गया है, तो हम उसे लेंगे, लिखते हैं या लेते हैं डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक तरह से मान सकते बहुत थोड़ा थोड़ा रहता है कि ये कांस्टेंट टाइप में रहेगा। फिर आगे क्या है, सपोज डी एक्स इज ए स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, आधा ही शॉर्ट में लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, मतलब अगर जो जिस रिएक्शन करवा रहे हैं उसको यदि मान लें, सपोज दैट मतलब माना डी एक्स एक स्मॉल अमाउंट में चेंजिंग हुआ है, अगर डी एक्स एक स्मॉल अमाउंट में चेंज हुआ है तो जो अमाउंट चेंज हुआ एक छोटी टाइम में चेंज हुआ है, उसे हम जो अमाउंट रहेगा उसे डी एक्स से लिखेंगे एंड जो छोटा टाइम चेंज होगा वो डी टी से लिखेंगे। फिर क्या है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन में बी एक्सप्रेड एज, जैसे जब जो चीज़ हम बता रहे हैं कि मतलब ये जो अगर छोटा अमाउंट रहता है धीरे धीरे जो फॉर्म होता है उसे हम डी एक्स बोलते हैं। ये डी लग गया कि मतलब कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, तो ये आपका अमाउंट कंसंट्रेशन है, जैसे वहाँ पे जब लेते हैं कोई भी रिएक्शन कराते हैं ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये जो है यही हमारा कंसंट्रेशन रहता है। यहाँ पे जो भी लेंगे एक दो या फिर ये जो ए ही मान लेते हैं, यहाँ पे हमने ए माना है तो एक ले लिए, तो यही चीज़ जो रहता है इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया तो जब निकालेंगे तो यहाँ पे डी ए करके लिखते हैं, ऐसे डी ए ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन का अमाउंट, एंड जब कितना टी लग रहा है बहुत छोटा टाइम भी लग रहा है इस वजह से हम डी टी लिख देते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डी जो लगा रहे हैं ये दर्शा रहा है कि ये बहुत छोटे टाइम को ले रहा है। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे या एक्सप्रेस्ड करेंगे तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये से ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि जैसे रिएक्शन ऐसे दे दिया तो हमें पूछा अगर कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपको ये दिया है तो यहाँ जो एक्स है इसके जगह पे ये रखना पड़ेगा, ए हमारा है कंसंट्रेशन एंड टी टाइम पर रखना होगा जो कि छोटा अमाउंट पे है। फिर इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ऐसे देखिए बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें होता है जब रिएक्शन अभी पढ़े हम लोग कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इधर से धीरे धीरे डिक्रीज होता है, जो रिएक्टेंट रहता है वो डिक्रीज होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन तो ये कंसंट्रेशन यानी कि जो अमाउंट लेंगे वो और टाइम के सापेक्ष में है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो अमाउंट रहेगा वो प्रोडक्ट में फॉर्म होता जाएगा। ठीक, यही हमारा एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल कंसीडर ये रिएक्शन, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कोई कंसंट्रेशन रहता है और उस आवाज़ भी आ रहा काफ़ी, सॉरी, तो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो जैसे अभी देखें कि इधर कोई रिएक्शन जब होता है तो कोई भी कंसंट्रेशन लेते हैं उससे हमारा बनता है प्रोडक्ट, जैसे कि अभी देख रहे थे। लेकिन ये ऐसा कोई रिएक्शन दिया है, अब उसमें ये कंसंट्रेशन का जैसे कितने मोल दिए रहते हैं, बाय द वे ए मोल दिया है, ए जो है ए फॉर एप्पल, ये इसको हम ए बोल रहे हैं, तो मतलब ए वाला ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे एक मात्रा, मतलब ए जो है इसका जो अगर यहाँ पे मोल जो रहता है वही मोल ये दिखा रहा है कि यहाँ का मोल स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किए हैं। अगर बी है तो इसमें कोई मोल दिया हो तो बी मोल दिया है कैपिटल बी, एंड पी जो कितना फॉर्म हो रहा है
पी हो रहा है स्मॉल पी करके लिखते हैं, एंड एक क्यू जो है स्मॉल क्यू करके। यहाँ पे देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कोई भी रिएक्शन है, इसको देखिए इतना पूरा ले लिए कंसंट्रेशन ये है, और वो कितने मोल है, जैसे ये ए लिया गया है तो ये 2 मोल लिया गया है, एंड हमने बी लिए हैं तो जो बी लिए हैं ये 3 मोल लिए हैं। अब इधर से धीरे धीरे ये डिक्रीज करता है, और इधर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इंक्रीज करता है। ये हम एक एग्जांपल ले लिए हैं केवल, जैसे कि इधर से ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब 3 4 ऐसे करके इधर का डिक्रीज होते होते पूरा इधर आ जाता है इधर का, तभी हमारा हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसके आगे क्या है, जैसे द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एज फॉलोज। मतलब अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम माइनस करेंगे, जो इंक्रीज करता है उसे हम पॉजिटिव करते हैं। तो जो रिएक्टेंट रहता है जो इधर रहता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो रिएक्टेंट होता है, और जो एरो की दूसरी तरफ रहता है मतलब हमारे राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट रहता है उसमें हम पॉजिटिव लगाते हैं क्योंकि वो इंक्रीज होता है, और जो रिएक्टेंट रहता है उसे हम नेगेटिव लगाते हैं क्योंकि वो डिक्रीज करता है। तो अगर इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या होगा, तो इसका लिख रहे हैं तो ये अपान में आ जाएगा, ये जो हमारा मोल रहता है ये अपान में आ जाएगा, ये माइनस नहीं लगाना भूलेंगे, ये माइनस रहेगा 1/A, और रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिख रहे हैं तो इसी का हम कंसंट्रेशन लेंगे dA/dt, बहुत स्मॉल टाइम पे है ये, इसी वजह से हम डी लगा दिए हैं। फिर इक्वल टू इसका लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/B, और जो ये बी है हमारा कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा -1/B dB/dt। अब देखिए इन दोनों में माइनस है लेकिन इसमें प्लस कर दिए हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है। सो ये देखिए +1/P, जैसे कि ये दिया है मोल, जो मोल रहता है वही अपान में आ जाता है, और ये P यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया गया dP/dt, सेम ऐसे ये भी है इक्वल टू +1/Q, ये Q है 1/Q, और यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा तो हमने नीचे कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद dQ/dt। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो हम उसे ऐसे ही लिखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो आप लोग वीडियो फिर से रिपीट करके देखिए, और ये सब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निगेटिव जो लग रहा है और इधर पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम लोग मेहनत से पढ़ेंगे। सो हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जुड़े रहिए हमसे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।